Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you chapter 18 Body Fluids and Circulation from a class 11 science book. Okay? So सबसे पहले मैं आपको एक अपील फिर से करना चाहूँगी कि अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं या आपने बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट लिया है आगे कंटिन्यू करने के लिए हायर स्टडीज़ के लिए, तो भी एनसीईआरटी एक बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक है. ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर कुछ आने की संभावना बहुत कम है और यू आर लकी इनफ कि एनसीईआरटी इज प्रोवाइडिंग यू अ डिफाइंड सिलेबस, बिकॉज कि पढ़ाई करने का तो कोई सिलेबस ही नहीं होता. ठीक है, बट एनसीईआरटी ने एक आपको मतलब सिलेबस दिया है कि हाँ आपको इतना पढ़ना है और इतने डेप्थ में पढ़ना है. और एनसीईआरटी बुक बहुत ही अच्छी लिखी गई है, बहुत वेल रिटन बुक है. सो अगर आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे अगर आप पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत बार क्लियर हो जाएगा. ठीक है, और साथ ही साथ आपको एक अच्छी वोकेबलरी मिलेगी जो कि एनसीईआरटी के अंदर है. तो अगर आप एनसीईआरटी रीड करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ रीड कर सकते हैं और साथ ही साथ हम चैप्टर के पॉइंट्स को समझते भी चलेंगे. ठीक है, सो चैप्टर नंबर 8 है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. बॉडी फ्लूइड्स का मतलब आप समझ रहे होंगे हमारी बॉडी या किसी भी एनिमल, यहाँ पे इन जनरल बात की गई है. ठीक है, एनिमल मतलब सब कोई एनिमल. ठीक है, मतलब इसमें केवल ह्यूमंस ही नहीं है, सारे जितने भी अर्थ के ऊपर एनिमल्स हैं सबके बारे में कहा गया है. तो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है क्यों होता है बेसिकली, ठीक है, और सर्कुलेशन, और उसका सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से रेगुलेटेड होता है, कब होता है और कब नहीं होता है, इसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे. और लास्ट में हम देखेंगे ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को कि ह्यूमंस में कैसे अगर पिन पॉइंट किया जाए कि चलिए हमने एक इन जनरल आइडिया ले लिया कि बॉडी फ्लूइड क्यों जरूरी है, उनका क्या फंक्शन है, सर्कुलेशन कैसे होता है, बट लास्ट में हम ह्यूमंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ह्यूमन के कौन से बॉडी फ्लूइड्स होते हैं और उसका सर्कुलेशन कैसे होता है. ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड्स मतलब बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उनको हम कलेक्टिवली बॉडी फ्लूइड्स कह सकते हैं. ठीक है, और कौन कौन से फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, जनरली हम अगर एनिमल्स की बात करें तो ब्लड इज द बॉडी फ्लूइड, और उसके अलावा लिम्फ. ठीक है, और टिश्यू स्पेसेस में बहुत सारा जो है लिक्विड, जो आप कह सकते हो लिक्विड फॉर्म में फ्लूइड रहता है, उसको भी हम लिम्फ कहते हैं. तो वो उन बॉडी फ्लूइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे. लेकिन इन बॉडी फ्लूइड्स का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर डिसॉल्व करके एक सेल से या एक टिश्यू के पास से दूसरे टिश्यू के तक लेके जाती हैं. मतलब कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है. न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है. जैसे अगर हम सांस लेते हैं, सांस तो हम नाक से लेते हैं और वो लंग्स में जाती है, लेकिन हमारी बॉडी की हर एक सेल तक वो ऑक्सीजन पहुंचती है. कैसे, ठीक है, वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के फ्लूइड यानी ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है, और ब्लड क्योंकि हर सेल तक जाता है तो वो ऑक्सीजन उसमें डिसॉल्व होके जाती है. इसी तरीके से बाकी न्यूट्रिएंट जो भी हम खाना खाते हैं वो तो हमारे पेट में जाता है, लेकिन सारी सेल्स तक कैसे पहुंचता है, इट इज थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, दैट इज ब्लड. ओके, सो बॉडी फ्लूइड का ये इंपॉर्टेंस है. ओके, देन एनसीईआरटी में हम कैसे इसको प्रोसीड करते हैं. You have learned that all living cells have to be provided with nutrients like oxygen and other essential substance. तो सारे ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए. ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए और बहुत सारे एसेंशियल चीजें चाहिए जो कि उसके सर्वाइवल के लिए एक नेसेसरी चीज है, मतलब एक मस्ट है, बिना उसके वो सर्वाइव नहीं कर सकता है. ठीक है, लेकिन ये सब पहुंचेगी कैसे. ठीक है, सो ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल substances produced have to be removed continuously for healthy functioning of tissues. ठीक है, और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो टिश्यूज और सेल के अंदर कुछ मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म में कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलता है. उन वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से बाहर निकालना भी जरूरी है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए काम की नहीं होती. लेकिन अगर वो हमारी बॉडी के अंदर ही इकट्ठा होने लगे तो हमारी बॉडी के लिए वो टॉक्सिक हो जाएगी. ठीक है, तो उसको निकालने के लिए भी हमारे पास मैकेनिज्म होना चाहिए. तो ये फ्लूइड्स न केवल न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, बल्कि साथ ही साथ जो बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो कि सेल के मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये जनरेट होती हैं, उनको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करने के लिए भी ये बॉडी फ्लूइड्स बहुत
अहम, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। सो इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल्स, ठीक है। तो इसीलिए बहुत एफिशिएंट मतलब कि बहुत नपातुला और एक बहुत ही प्रॉपर चैनल होना चाहिए कि ये बॉडी फ्लूइड सेल तक कैसे जाएं और सेल से कैसे ये टॉक्सिक यहाँ कुछ सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकालने का काम कैसे करती हैं, ठीक है। सो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि आपने ये देखा होगा कि लगभग सारे एनिमल्स एक ही फंक्शन करते हैं। क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं और अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, ठीक है। बट वेयर द डिफरेंस लाइज? डिफरेंस लाइज इन द मोड ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। क्या किस मोड से करते हैं, किस मैकेनिज्म से करते हैं, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन काम सब एक ही करते हैं, ठीक है। सो आप इस तरीके से सेल से भी बहुत कुछ सीख सकते हो बच्चों, कि जरूरी नहीं है कि जो काम कर रहा है एक पर्सन वही काम आप करो तभी आप सरवाइव करोगे, ठीक है। जैसे कोई पर्सन अगर ये कह रहा है कि मैं जो है बिजनेस करूंगा तो आप भी बिजनेस करोगे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। वो उसके अंदर का जो टैलेंट है, उसके अंदर का जो पोटेंशियल है, उसकी वजह से वो बिजनेस कर रहा है, उसको वो चीज अच्छी लगती है, पसंद है, ठीक है। बट उसका अल्टीमेट एम है कि हम लाइफ को अच्छे से जिए, ठीक है। वैसे ही आप भी अपने पसंद का काम अपने तरीके से करके बहुत अच्छे से बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू। सो हम नेचर से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं कि नेचर में भी बहुत सारे एनिमल्स एक ही काम करते हैं, सर्वाइवल का काम करते हैं अपने, ठीक है। बट देयर मोड ऑफ मैकेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम ईच, ओके। So different groups of animals have evolved different methods for this transport, like simple organism like sponges, जैसे हमने इससे पहले के वीडियोस में भी पढ़ा था, sponges and coelenterata, जो कि बिल्कुल ही जो 11 फाइलम्स आपने पढ़े हैं उसमें सबसे पहला फाइलम स्पॉन्जेस का ही आता है, ठीक है। उसमें स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स दूसरा आता है, ठीक है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा आपने पढ़ा है फाइलम्स। तो इनकी बॉडी में क्या होता है, ठीक है, जैसे आप फिगर में देख सकते हो स्पॉन्जेस का, इनमें जो है ये पानी इनकी बॉडी के अंदर जाता है वाटर करंट के फॉर्म में, और बाकी सेल्स जो है उस पानी से, उस वाटर से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करती हैं। यानी कि इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है स्पॉन्जेस में, ओके। देन व्हाट हैपन, सिलेंट्रेटा का भी ऐसे ही वाटर कैनाल सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर। तो इस तरीके से वाटर को अपनी बॉडी के बीच से सर्कुलेट करके दे अब्सॉर्ब nutrients. So it is their mode of absorbing the nutrients or their mode of circulating the fluid. So water acts as a fluid for them. Okay. So like sponges and coelenterate circulate water from their surrounding through their body cavities to facilitate the cells to exchange these substances. ठीक है, तो वो वाटर को सर्कुलेट करते हैं, उनका इस तरह से है मैकेनिज्म, ओके। अब more complex organisms use special fluids within their bodies to transport such materials. लेकिन जो और हायर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, काऊ, डॉग, बफेलो, ये सारे एनिमल्स क्या मैकेनिज्म यूज करते हैं? दे यूज ब्लड टू सर्कुलेट द बॉडी न्यूट्रिएंट्स, ओके। So blood is the most commonly used body fluid by most of the higher organisms including humans for this purpose. So we all use blood as a transport mechanism for transporting the nutrients, okay. Another body fluid, और ब्लड के अलावा एक और बॉडी फ्लूइड होती है हायर ऑर्गेनिज्म में, जिसको कि हम लिम्फ कहते हैं, ठीक है। सो अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, ओके। तो लिम्फ भी सर्टेन सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में बहुत मदद करता है, ठीक है, जैसे कि CO2 है, या जैसे कि आपके बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है, उनके ट्रांसपोर्ट में लिम्फ बहुत मदद करता है। तो लिम्फ क्या है? लिम्फ वो एक टिश्यू फ्लूइड है, जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, ठीक है। तो इन सेल्स के बीच में भी कुछ स्पेसेस रहता है, टिश्यूज के बीच में भी स्पेसेस रहता है, तो उनमें जो लिक्विड भरा रहता है उसको हम लिम्फ कहते हैं, ठीक है। और जैसे ब्लड को फ्लो करने के लिए पूरी बॉडी में कैपिलरीज और वेन्स का एक नेटवर्क बना हुआ है, वैसे ही लिम्फ
का भी एक नेटवर्क बना हुआ है। लिम्फ के लिए भी अलग से ट्रीज और वेन्स है, उसके अंदर लिम्फ फ्लो करता है, ठीक है। और बाकी ये जो लिम्फ, ये जो टिश्यूज है, टिश्यूज के बीच में बहुत सारा लिक्विड या कह सकते हैं फ्लूइड रहता है, तो उसको भी हम लिम्फ कहते हैं। और अल्टीमेटली ये सारा लिम्फ जो है लिम्फ नोड्स के थ्रू कलेक्ट होकर के वापस से ब्लड में मिल जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में जब ब्लड फ्लो करता है तो उसमें से कुछ ना कुछ लिक्विड ऊज आउट होता रहता है, तो इससे तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये लिम्फ जो है वापस से उस लिक्विड को इकट्ठा करके, ठीक है, वापस से मेन ब्लड स्ट्रीम में ले आता है। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। ओके, देन in this chapter you will learn about the composition and properties of blood and lymph or tissue fluid. Tissue fluid collective term है for blood and lymph के लिए, हम डिटेल में दोनों को ही पढ़ेंगे। ओके, and the mechanism of circulation of blood is also explained herein. तो हम मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है वो है ब्लड। ब्लड यानी खून, ठीक है। आप सबको पता है ब्लड किस कलर का होता है, इट इज ऑफ रेड कलर। रेड कलर का हमारे अंदर ब्लड होता है, ठीक है। देन ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो हेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, कि ब्लड क्या है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ये हर एक सेल तक, हर एक ऑर्गन तक पहुंचता है, तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड के फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो फ्लूइड है ये। ओके, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट्स। तो ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, एक फ्लूइड होता है और प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम वन बाय वन पढ़ते हैं, ठीक है। सो फ्लूइड मैट्रिक्स क्या है, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है और वो फ्लो करता है, उसी के अंदर बाकी सारी चीजें इम्बेड होकर के फ्लो करती है। ओके, सो प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। तो ब्लड का 55% हिस्सा क्या होता है, हमारा प्लाज्मा होता है और स्ट्रॉ कलर का होता है। स्ट्रॉ मतलब लाइट येलो कलर का होता है। स्ट्रॉ कलर मतलब लाइट येलो कलर का, या आप कह सकते हो कि ये यूरिन के कलर का होता है, ठीक है, यूरिन के कलर का होता है या स्ट्रॉ कलर का होता है। विस्कस होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, ठीक है। और ब्लड का 55% हिस्सा प्लाज्मा ही होता है। ओके, सो 90 to 92% ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ इट। तो और प्लाज्मा का भी, ब्लड का 50% ये रहता है, 55% रहता है, लेकिन प्लाज्मा का 90 to 92% वाटर ही रहता है और बाकी 6 से 8% क्या होता है, प्रोटीन्स रहते हैं। ओके, प्रोटीन्स कौन कौन से रहते हैं, जैसे कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन रहता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन रहता है और एल्ब्यूमिन प्रोटीन रहता है। दीज 3 प्रोटीन्स आर द मेजर प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ओके, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि विच प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द blood or in blood plasma. So you will name them as fibrinogen, globulin and albumin. So these 3 proteins are present in the blood plasma. Fine. Then अब इनके functions भी हमें जानने जरूरी हैं कि what they perform, what fibrinogen perform, what globulin perform. So one by one we are going to discuss all this. Like fibrinogens are needed for clotting or coagulation of blood. तो फाइब्रोनोजन किस लिए जरूरी है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारे ब्लड में फाइब्रिनोजन बहुत होना जरूरी है, ठीक है। फाइब्रिनोजन का जो मेजर फंक्शन है, इट इज इन द ब्लड क्लॉटिंग। जैसे ही हमारा हाथ कहीं से कट जाता है तो थोड़ी ही देर में आप देखते हो कि वहां पे ब्लड का एक थक्का, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है, यू नो, मैश लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, यू कैन सी इन दिस। तो ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ दिस फाइब्रिनोजन। ओके, बट where does this fibrinogen present? As we have discussed that the fibrinogen is present in the plasma only. Okay, then अगर हमारे ब्लड के अंदर ही फाइब्रिनोजन है तो हमारा ब्लड क्यों नहीं क्लॉट हो रहा है इस समय, ठीक है। जब हाथ कट जाता है तभी फाइब्रिनोजन जो है हमारे ब्लड को क्लॉट करता है, ऐसे क्यों नहीं क्लॉट करता है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जब हमारा बॉडी कहीं से कटा नहीं रहता है, कहीं में चोट नहीं लगी रहती है और हमारा ब्लड कहीं से लीक नहीं हो रहा होता है, तो फाइब्रिनोजन हमारे ब्लड में रहता तो है लेकिन वो इनएक्टिव स्टेज में रहता है, ठीक है।
इसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स की जरूरत होती है, ठीक है, जो कि फाइब्रिनोजन को एक्टिव फॉर्म में ले आता है और तब ये फाइब्रिनोजन मेश लाइक स्ट्रक्चर बना पाता है, ठीक है। तो हमारी ब्लड में फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करने के लिए प्लेटलेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्लेटलेट ही जब हमारे को चोट लगती है तो सबसे पहले प्लेटलेट ही एक्टिवेट होती है एंड दे सिग्नल द फाइब्रिनोजन को, जो एक्टिवेट करने फैक्टर्स हैं उनको ले आती है और फाइब्रिनोजन को एक्टिव फॉर्म में ले आती है और फाइब्रिनोजन हमारे ब्लड में क्लॉटिंग कर देता है। सो ऑल दीज हैपन इन जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ओके, पावर ऑफ आवर बॉडी की ऐसा मैकेनिज्म हमारे को भगवान ने गॉड गिफ्टेड बना के दिया है। ओके, सो फाइब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ग्लोबुलिन प्रोटीन्स क्या करते हैं? ग्लोबुलिन प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। तो जितने भी हमारे पास एंटीबॉडी होती है, अभी हम लोग कोरोना के केस में बहुत सारे एंटीबॉडी के बारे में सुने हैं, तो एंटीबॉडी बहुत सारे तरह की हो सकती है, 5 तरह की बेसिकली एंटीबॉडी होती है, ठीक है। तो उन सारी एंटीबॉडीज को कलेक्टिवली हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं और सारी प्रोटीन्स को हम ग्लोबुलिन प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। ग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडीज को ही हम ग्लोबुलिन कहते हैं। ओके, सो ऑल दोज प्रोटीन्स विच आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी आर collectively termed as globulin. Fine. Then there comes another, the third protein, that is the albumin. Albumin का क्या काम है? Albumin helps in osmotic balance. हमारी बॉडी का osmotic balance बना करके ग्लोबुलिन प्रोटीन रखते हैं, क्योंकि osmotic balance होना भी बहुत जरूरी है बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, नहीं तो हमारी बॉडी प्लाज्मोलाइज हो जाएगी, है ना। जैसे आपने पढ़ा था ना, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन है। तो बॉडी का हर हिस्सा हमेशा एक जैसी कंसंट्रेशन में हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यानी अगर कहीं पे ज्यादा कंसंट्रेशन है तो दूसरी सेल उसकी वजह से प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी, पर ऐसा होता तो नहीं है। क्यों? बिकॉज इन आवर प्लाज्मा, इन आवर ब्लड, देयर इज अ osmotic balancing protein known as albumin, which balances the blood plasma. Okay, the osmotic balance of the blood plasma. Okay, then plasma also contains a small amounts of minerals like sodium, calcium, magnesium, HCO3 and chlorine etc. और बहुत सारे छोटे छोटे कम अमाउंट में मिनरल्स भी प्रेजेंट रहते हैं बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। देन ग्लूकोज भी रहता है, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन द ट्रांजिट इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी को हर पार्ट को एनर्जी चाहिए, बट जो खाना हम खाते हैं वो कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है, वहां से डाइजेशन होता है और वहां से ग्लूकोज रिलीज होता है। तो वहां पे जो ब्लड वेसल है वो वहां से ग्लूकोज जो है ब्लड में डालती है, ताकि वो ब्लड जो है ग्लूकोज को कैरी करके बॉडी के हर हिस्से तक जाए और ग्लूकोज को पहुंचाए, अमीनो एसिड को कैरी करे और बॉडी के हर हिस्से तक जाए और जहां भी अमीनो एसिड की जरूरत है वहां पे उसको पूरा करे। सो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सारे एसेंशियल चीजें जिसको कि बॉडी को हमेशा चाहिए होता है, बॉडी के हर हिस्से को हमेशा ये सब चीजें चाहिए ताकि वो अपना एक नॉर्मल फंक्शन कर सके, ठीक है। तो ये चीजें ग्लूकोज और अमीनो एसिड ब्लड में हमेशा ट्रांजिट स्टेट में रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं, ठीक है। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम फाइब्रिनोजन। तो जो फैक्टर्स फाइब्रिनोजन को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में लाते हैं वो फैक्टर्स भी प्लाज्मा के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, बट वो फाइब्रिनोजन को एक्टिव तभी करते हैं जब एक सर्टेन कंडीशन, एक सर्टेन सिग्नल मिलता है उनको, और वो सिग्नल किससे मिलता है? वो सिग्नल उनको प्लेटलेट से मिलता है, ठीक है। सो इन एन इनएक्टिव फॉर्म में वो रहते हैं। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम, एंड दिस लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम, ठीक है। सो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, यानी कि अगर हम ऐसे लिखें प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन इज इक्वल टू सीरम, सो इट वुड बी मोर करेक्ट। तो आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाए। क्लॉटिंग फैक्टर क्या है? फाइब्रिनोजन ही है, ठीक है। सो प्लाज्मा से अगर हम फाइब्रिनोजन को हटा दें
तो सीरम बनता है, ठीक है। सीरम में बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सब कुछ रहता है एक्सेप्ट दिस fibrinogen. Okay, so this is very important. Plasma without clotting factor is called serum. This is the difference between plasma and serum. Then we are going to study about formed elements. फॉर्म एलिमेंट्स किसको कहते हैं? फॉर्म एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे हमारे पास आंख, नाक, कान, मुंह, ये सब चीजें हैं, एक ही बार बनती है जब हम पैदा होते हैं, तो ठीक है, बार बार तो नहीं बनती है। लेकिन हमारी बॉडी में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बार बार हमारी बॉडी में हमेशा बनते ही रहते हैं, ठीक है। इसी वजह से इनका नाम है फॉर्म एलिमेंट्स। ओके, देन ये क्या है, इनके अंदर क्या चीजें आती हैं? जैसे कि इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो मतलब होता है रेड, साइट्स मतलब सेल, यानी रेड सेल्स, यानी आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल्स। ओके, इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल, आरबीसी। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको मीन्स व्हाइट और साइट्स मतलब सेल, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, WBC। एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स को इकट्ठा मिला करके एक टर्म देना चाहे तो हम उनको क्या कहेंगे? दीज आर फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ ब्लड। तो ब्लड का 45% इज इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। और अगर हम वन बाय वन देखें तो इरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी जिसको हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं, आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। तो सबसे ज्यादा अबंडेंट इन तीनों ही में से इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट, सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर कोई सेल है तो वो है हमारी इरिथ्रोसाइट्स। A healthy adult man has on average 5 million to 5.5 million of RBC per mm cube of blood, ठीक है। तो 5 to 5 million, 5.5 million of RBC mm cube of blood में होती है। RBC are formed in red bone marrow in the adults, ठीक है। RBC का सिंथेसिस कहाँ होता है? रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स में होता है, ठीक है। रेड बोन मैरो क्या मतलब क्या है? जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं, जो हमारे शरीर की बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, उनमें बोन के एक एक्सटर्नल कवर होता है जो कि कैल्सिफाइड होती है, उसके अंदर स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं और उसके अंदर हमारा जो है बोन मैरो होता है, जहाँ की रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस होती है, ठीक है। हमारा खून वहीं बनता है, हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है, उसी बोन मैरो में ये रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस होती है। ओके, देन आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मेमल्स एंड आर बाइकॉनकेव इन शेप। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि बॉडी की किस सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो देन आंसर वुड बी आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स आर डिवॉइड, इनके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। और क्योंकि इनके पास, इनको न्यूक्लियस की जरूरत ही नहीं है, इनको यही काम करने के लिए जो भेजा गया है, दे आर ऑलरेडी प्रोग्राम्ड एंड वो हमेशा मूवमेंट में रहती है, एक काम करने के लिए भेजा जाता है और इनका लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 120 डेज का होता है और इनका काम बेसिकली होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। ओके, देन इनका शेप जो होता है वो बाइकॉनकेव होता है, ठीक है, बाइकॉनकेव ऐसे, ठीक है, दोनों तरफ से कॉनकेव शेप होता है। They have a red colored iron containing complex protein called hemoglobin। और इनका जो कलर रेड होता है बेसिकली इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से इनका कलर रेड कलर का होता है। और हीमोग्लोबिन जो एक प्रोटीन है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आयरन, ठीक है। इसीलिए जब भी किसी को ब्लड की कमी होती है तो डॉक्टर्स उसको सजेस्ट करते हैं कि आयरन कंटेनिंग फूड खाइए, क्योंकि जब शरीर में आयरन की कमी होने लगती है तो हीमोग्लोबिन भी कम बनने लगता है और हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो हमारी बॉडी की जो आरबीसी है वो उतना ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगी, तो इसी वजह से हमें बहुत थकान लगेगी, हम थके थके से लगेंगे, हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो आयरन की कमी भी बहुत बड़ा रीजन है। हम कई बार फोकस स्टडीज पे नहीं कर पाते हैं, या हमारा ध्यान नहीं रहता, या हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमेशा हेल्दी डाइट लेना चाहिए, या आपको आयरन सप्लीमेंट्स की कुछ दवाइयां भी ले सकते हो आप, ठीक है। देन Hence the color and the name of the cells। इसी वजह से आरबीसी रेड ब्लड सेल्स इसी वजह से पड़ा क्योंकि इनका कलर रेड था एंड इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन।
ग्लोबिन प्रोटीन की वजह से. ओके, then a healthy individual has 12 to 16 gram of hemoglobin and this point is also very important कि एक healthy individual में 12 to 16 grams of hemoglobin होता है in every 100 ml of blood. इसी को blood test कहते हैं ना, hemoglobin का level कितना है. Okay, so these molecules play significant role in the transport of respiratory gases. Respiratory gases मतलब CO2 और O2 के ट्रांसपोर्ट में ये दोनों ही बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं. कैसे? आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज. आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 120 डेज. ऑल दिस इंफॉर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन. उसके बाद ये क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, स्प्लीन में चले जाते हैं. एंड स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. ये भी कई बार आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि विच टिश्यू और विच ऑर्गन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. सो देन आंसर वुड बी स्प्लीन. ठीक है, स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं. ओके, देन आरबीसी जो है, जो रेड ब्लड सेल है उसके ऊपर हीमोग्लोबिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है. ठीक है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से ये हीमोग्लोबिन बाइंड करता है. जैसे कि हम HB हीमोग्लोबिन प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से ये बाइंड करता है और ऑक्सीजन को ये कैरी करके लेके जाता है हर एक सेल तक. इसीलिए आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है, दूसरी जो सेल्स है वो है हमारी ल्यूकोसाइट यानी व्हाइट ब्लड सेल्स. ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स का काम बेसिकली हमारी बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है. डिफेंस किससे? डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से. ये जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स हैं जो कि हमारी बॉडी में जाते हैं और हमारी बॉडी को डिजीज कर देते हैं, इनसे हमारी रक्षा करने का काम जो है वो ल्यूकोसाइट्स का होता है. ठीक है, सो ल्यूकोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स और WBC as they are colorless due to the lack of hemoglobin. अब व्हाइट ब्लड सेल्स में कोई हीमोग्लोबिन होता नहीं है, इसीलिए इसका नाम ही जो है व्हाइट ब्लड सेल पड़ गया. ठीक है, और जैसे हमने देखा कि आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, यहाँ पे दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर relatively less in number which average about 6000 to 8000 per mm cube of blood. ठीक है, जैसे हमने वहाँ 5 to 5.5 मिलियन सेल्स देखे थे पर mm cube of blood, यहाँ पे 6000 से 8000 पर mm cube of blood है. ठीक है, ये कम नंबर में होते हैं. ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव. जैसे उनकी लाइफ 120 डेज रहती है, इनकी लाइफ कम रहती है. ठीक है, We have 2 main categories of WBCs. WBC को भी हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं. एक है हमारी WBC जिसको कि हम ग्रेनुलोसाइट्स कह सकते हैं और दूसरी है ए ग्रेनुलोसाइट्स. ठीक है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट नाम कैसे पड़ा है? जब हम WBC का स्ट्रक्चर जब डिटेल में देखते हैं तो उनकी साइटोप्लाज्म में, जिन WBC के साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स दिखते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं इनके साइटोप्लाज्म में, तो उसको हमने ग्रेनुलोसाइट कहा. और जिनमें ग्रेनुलोसाइट्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल दिख रहा है, उनको हम ए ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं. ओके, देन न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स. ठीक है, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल एंड बेसोफिल. न्यूट्रोफिल ये है, इसिनोफिल ये एंड बेसोफिल, दीज आर ऑल ग्रेनुलोसाइट्स. ये तीनों ग्रेनुलोसाइट्स हैं. ओके, एंड देन while lymphocytes and monocytes are agranulocyte. lymphocyte और जो है मोनोसाइट जो है वो agranulocyte है और lymphocyte भी 2 तरह के होते हैं. ठीक है, एक B lymphocyte और एक T lymphocyte. ठीक है, ग्रेनुलोसाइट और agranulocyte के बेसिस पे हमने डिफरेंस देखा. तो agranulocyte है, मोनोसाइट और lymphocyte है. ओके, एंड इनमें सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल होता है. ठीक है, तो न्यूट्रोफिल को याद करने का तरीका क्या है? न्यूट्रल जो होता है हर जगह होता है. इसीलिए हम कहेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अबंडेंट WBC कौन सी है, तो देन यू विल आंसर न्यूट्रोफिल बिकॉज इट इज न्यूट्रल. ओके, सो न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ सेल्स, 60 to 65% ऑफ टोटल WBC एंड बेसोफिल्स आर द लीस्ट. तो आप कह सकते हो कि न्यूट्रल चीजें जो है सबसे ज्यादा होती हैं, इसलिए न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा. बेसिक चीजें सबसे कम होती हैं, इसलिए बेसोफिल आर द लीस्ट अबंडेंट. ओके, देन यू कैन रिमेंबर दिस बाय these mnemonics. Okay, then neutrophil and monocytes 6 to 8% are
फेगोसिटिक। ओके, देन ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स, ठीक है, यानी कि इसमें से एक ग्रेनुलोसाइट और इसमें से एक ए ग्रेनुलोसाइट, इन दोनों का काम एक जैसा होता है, ठीक है। एक जो है आपका ग्रेनुलोसाइट है और एक ए ग्रेनुलोसाइट है, लेकिन दोनों का फंक्शन एक जैसा है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स का, ठीक है। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट जो कि 6 से 8% होते हैं बॉडी में, आर फेगोसिटिक सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। ये फेगोसाइट करते हैं, फेगोसाइट मतलब उस सेल को खा जाते हैं, जैसे ही कोई बैक्टीरिया फॉरेन का आया उसको ये इंगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। फेगोसाइट मतलब खा जाना, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स आर फेगोसिटिक इन नेचर, दे इनगल्फ द फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंड उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं अंदर खा करके, और उसको इनगल्फ कर जाते हैं और वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचा पाता है, ठीक है। एंड ये तो हो गया इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये कैसे हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स आर फेगोसिटिक इन नेचर, ये आपको याद रखना है, कई बार ये पूछा जाता है एमसीक्यू में। देन बेसोफिल्स कैसे काम करते हैं, आपकी बॉडी को कैसे सुरक्षा देते हैं। बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन एक्सेट्रा एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। जैसे कि आपको मधुमक्खी ने काट दिया, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो इस तरह के जैसे कि आपको एलर्जिक रिएक्शंस जो आपको होते हैं ना, वो इट इज ड्यू टू बेसोफिल, ठीक है। हमारी बॉडी में जो बेसोफिल है ये एलर्जिक रिएक्शंस देती हैं, हमारी बॉडी को अलर्ट मोड पे ले आती हैं। हिस्टामिन सिक्रीट होने से, सेरोटोनिन सिक्रीट होने से, हेपेरिन सिक्रीट होने से हमारी बॉडी में अलार्म, ये एक तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन, ये हार्मोन्स जो है जब ये निकलते हैं हिस्टामिन, तो हमारी बॉडी अलर्ट मोड पे आ जाती है कि सच में बाहर से कोई बड़ी चीज आई है। एंड देन एवरी जो भी डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में वो सब अलर्ट मोड पे हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस ये कॉज करते हैं, बेसोफिल जो भी रिएक्शंस से करते हैं ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है। इन्फ्लेमेटरी मतलब कि जैसे कि आपको पेन महसूस, अगर मान लीजिए मुझे कहीं चोट लग जाए और मुझे वहां पेन ही ना हो, तो मैं तो उसके लिए बेफिक्र हो जाऊंगी, मैं तो उसका ध्यान ही नहीं रखूंगी, मैं इलाज ही नहीं कराऊंगी, है ना। मुझे कहीं दर्द ही नहीं ना हो तो मुझे क्या पता कि मुझे क्या हुआ है, हो रहा है होने दो, मुझे तो दर्द ही नहीं हो रहा है, आई डोंट केयर, ओके। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस होना भी जरूरी है। जब मुझे कहीं दर्द होगा, जब मुझे कहीं जो महसूस होगा कि हाँ बहुत सूजन है और बहुत तकलीफ हो रही है, तब ना मैं उसका ख्याल रखूंगी और तब ना मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, या तब मैं आराम करूंगी कि नहीं, आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस इज इमरजेंसी सिचुएशन, ओके। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस होना भी बहुत जरूरी है। तो बेसोफिल ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस क्रिएट करती हैं बाय सेक्रेटिंग हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, ओके। देन ये भी आपको याद रखना है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन ये किस लिए होते हैं, दे आर फॉर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस, ओके। एंड देन आता है आपका इसिनोफिल, ठीक है। अब जब आप बीमार होते हो, आपको खूब खांसी आ रही है, खांसी बंद नहीं हो रही है, तो डॉक्टर क्या कहता है, सीबीसी काउंट, टोटल ब्लड काउंट कराने को कहता है। तो टोटल ब्लड काउंट में क्या होता है, यही इन्हीं सारी सेल्स के नंबर्स जो है काउंट होते हैं, इसिनोफिल कितना है, बेसोफिल कितना है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि आपकी बॉडी में जो भी आपको तकलीफ है, बुखार है, खांसी है, वो किस वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से है या केवल मौसम की वजह से है, ठीक है, किस वजह से है। जैसे कि इसिनोफिल रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस। तो अब आपने देखा ये एलर्जिक रिएक्शंस के साथ में, तो जिस भी ब्लड सेल का काउंट बढ़ा रहेगा हम उस तरफ जा सकते हैं ना। अपना जो डायग्नोसिस है वो डॉक्टर जब देखेगा कि भाई इसिनोफिल कितना है, बेसोफिल कितना है, न्यूट्रोफिल कितना है, मोनोसाइट्स कितने हैं, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट की संख्या बढ़ी रही है, तो हम डॉक्टर समझ जाएगा कि इसकी बॉडी में कोई बैक्टीरियल पैथोजन आया हुआ है, ठीक है। बेसोफिल बढ़ेगा तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज है, यानी कि फिर से कोई आपके बॉडी के अंदर कुछ गया है, कोई इस तरह की चीज आपने खाई जिससे आपको एलर्जी है, ठीक है। या इसिनोफिल काउंट बढ़ा हुआ है, इट मींस स्टिल एलर्जी है, आपको किसी पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, ठीक है। इस तरह के एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, कोई पैथोजन नहीं गए। तो इस तरीके से हम सीबीसी करा करके अपनी बॉडी का जो है वो बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। तो टोटल ब्लड काउंट में इन्हीं ब्लड सेल्स की काउंटिंग होती है।
बेसोफिल, इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, इन सब की काउंटिंग करके हम बहुत सारे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, देन लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है? ठीक है, अभी हमने देखा लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स आर 2 टाइप्स और ये 20 to 25% बॉडी जो है ब्लड का कैरी करते हैं। ओके, एंड आर 2 मेजर टाइप्स, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। ओके, both B and T lymphocytes are responsible for immune responses of the body। तो बॉडी के जो मेन इम्यून रिस्पॉन्सेज है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे लिम्फोसाइट्स के ऊपर होती है, बी सेल्स और टी सेल्स के ऊपर। जैसे ही कोई बैक्टीरियल पैथोजन आता है, कोई फंगल पैथोजन आता है, कोई वायरल पैथोजन आता है, तो बी सेल्स जो है, अगर पहले से वो बी सेल उस तरह के पैथोजन के लिए एक्सपोज्ड होगी, ठीक है, जैसे कि आज मैं आपसे पहली बार मिली और आपने मेरा जो है ज्योमेट्री बॉक्स तोड़ दिया या मेरे पेन चुरा लिया मेरा, ठीक है, तो जब मैं अगली बार आपसे मिलूंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना ज्योमेट्री बॉक्स बहुत ध्यान से रखूंगी और अपना पेन बिल्कुल छुपा के रखूंगी। मुझे पता है आप चुरा लेते हो, है ना, या तोड़ देते हो। तो देन आई एम अलर्ट मोड नेक्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार तो चलेगा। देन बी सेल्स भी यही करती हैं, जब भी हमारे को बहुत सारा एक्सपोजर मिलता रहता है, इंडिया में तो कहिए कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि जो कि बहुत ही फ्रेंडली है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली है। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए खूब अच्छा टेम्परेचर, माहौल, एनवायरनमेंट, मॉइस्चर, एवरीथिंग इज जस्ट फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो इन इंडिया बेसिकली। तो ये माइक्रोब्स ग्रो करते हैं और हमारी बॉडी में कई बार इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। तो जब हमें इन्फेक्शन होता है तो ये बी सेल्स जो है, या हमें बहुत सारे हम इम्यूनाइजेशन के थ्रू इन ऑर्गेनिजम्स के एंटीजन से एक्सपोज्ड हो चुके होते हैं। जैसे हमें वैक्सीनेशन लगता है ना, तो ये बी सेल्स का आमना सामना वैक्सीनेशन की वजह से उन पैथोजेंस के पहले ही हो चुका होता है। तो जैसे ही वो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो देन बी सेल्स वुड स्टार्ट मेकिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट दोज एंटीजेंस और द पैथोजेंस, ठीक है। बी सेल्स बहुत सारी एंटीबॉडी बनाएंगी उस एंटीजन या उस पैथोजन को हम अगर हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की बात करें तो पैथोजन को हम ब्रॉड टर्म्स में एंटीजन भी कहते हैं। जैसे कोई भी पैथोजन है, जब वो बाहर है शरीर के तो हम उसको पैथोजन कहेंगे, लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर है तो हम उसको एंटीजन कह सकते हैं, क्योंकि उसको एंटीबॉडी से क्लियर होना है, ठीक है। तो उस एंटीजन या उस पैथोजन के अगेंस्ट में जब बहुत सारी एंटीबॉडीज बनेंगी तो वो एंटीबॉडीज उस पैथोजन से बाइंड होगा और उस पैथोजन को किल कर देगा, ठीक है, पूरी तरीके से बाइंड करके फिर हमारी मोनोसाइट्स उसको इनगल्फ कर लेगी, और जब वो इनगल्फ कर लेगी तो उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको शरीर से बाहर निकाल देगी और हमारा शरीर डिजीज फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा रिस्पॉन्सेस करते हैं और टी सेल्स उस पर उसकी मदद करते हैं, ठीक है। टी हेल्पर सेल्स होते हैं जो कि इन रिस्पॉन्सेस को करने में बी सेल्स की मदद करते हैं, ठीक है। तो हम इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, बी सेल्स और टी सेल्स किस तरह से क्या मैकेनिज्म अपनाते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, ओके। देन हमारा आता है प्लेटलेट्स क्या कहें, प्लेटलेट्स आर वंडर्स, ठीक है। प्लेटलेट्स डू वंडर्स इन आवर बॉडी, ठीक है। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स भी इसको कहा जाता है, ठीक है। आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स, स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो, ठीक है। ये सेल फ्रेगमेंट्स हैं मेगाकैरियोसाइट्स के, जो कि बोन मैरो में एक स्पेशल सेल होती है, उसके ये हिस्से हैं, उसके टुकड़े कह सकते हो आप, ठीक है। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स पर mm³। बहुत सारा अमाउंट में प्लेटलेट रहता है हमारी बॉडी में, जो कि डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। प्लेटलेट हमारे ब्लड क्लॉटिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में प्लेटलेट का बहुत अहम रोल है, ठीक है। प्लेटलेट को अब बहुत सारे लोग जो रिसर्च नई फाइंडिंग आ रही है उसमें ऐसा पाया गया है कि प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी में भी काफ़ी रोल है प्लेटलेट का। एंड देन हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस या हमारी बॉडी की होम्योस्टेटिक रेगुलेशन
को करने में प्लेटलेट का बहुत अहम रोल है, ठीक है। सो प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। बहुत सारे सब्सटेंसेस को रिलीज करता है, ठीक है, जैसे कि माइक्रोवेसाइकल्स, ठीक है, इस तरह के माइक्रोवेसाइकल्स को रिलीज करता है प्लेटलेट। और प्लेटलेट कई बार हमारे को डिजीज का सिग्नल भी देता है, ठीक है, कि ये डिजीज हुई, उस डिजीज स्पेसिफिक माइक्रोवेसाइकल्स भी प्लेटलेट रिलीज करते हैं। ऐसी भी न्यू रिसर्च फाइंडिंग्स में आ रही है, ओके। देन कोगुलेशन ऑफ ब्लड में प्लेटलेट का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि कहीं पे भी चोट लगती है तो प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है, और प्लेटलेट जब एक्टिवेट होती है तो वो सिग्नल आगे पास ऑन करती हैं कि अब जो है जो ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको एक्टिवेट कर देती हैं। एक पूरा है, जैसे आप देखते हो ना, कॉइन रखा है, एक को गिरा दो सारी कॉइन खट 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 गिर जाती है ना, उसी तरीके से ये भी है कि कहीं चोट लगी एंड देन दिस एक्टिवेटेड प्लेटलेट ट्रांसमिट द सिग्नल टू द blood clotting factors, and then blood clotting factors become activated, and then these blood clotting factors when get activated, they activate the fibrinogen, ठीक है, and then fibrinogen came and it form a mesh like structure there at the wound और हमारा blood क्लॉट कर जाता है। और इस तरीके से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग अगर हमारी बॉडी में हो जाएगी तो हमारी डेथ हो सकती है। तो वो उस तरह की ब्लीडिंग ना होने पाए इसलिए फाइब्रिनोजन आके वहाँ एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और ब्लड हमारा क्लॉट हो जाता है, ठीक है। देन अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। अगर प्लेटलेट का नंबर कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी में ब्लीडिंग हो जाएगी जिससे कि हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। और जैसे आपने देखा होगा डेंगू के फीवर में प्लेटलेट कम हो जाता है तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि प्लेटलेट का रोल हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करके रखने का होता है, ठीक है। इसीलिए हैमरेजेस, बॉडी हैमरेजेस हो जाएंगे क्योंकि प्लेटलेट एक्टिवेट भी हो सकता है। कई बार लोगों को हार्ट अटैक भी हो जाता है, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू सम अदर मेडिकेशंस, लेकिन उनके अंदर कुछ भी सिम्टम्स ऐसे नहीं होते हैं कि उनको हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन कई बार वो कुछ इस तरह की मेडिसिन खाते हैं जो कि दूसरी डिजीज़ से रिलेटेड है, कि किसी और बीमारी के लिए वो दवाई खा रहे हैं, बट कई बार उन दवाइयों की वजह से उस पर्सन का प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाता है और वो बॉडी में क्लॉट्स बना लेता है, ठीक है। या हार्ट के जो मसल्स हैं या हार्ट के जो ट्रीज़ हैं उनमें जाके वो क्लॉट बना देता है, ठीक है। प्लेटलेट, वहाँ का प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाता है और प्लेटलेट जब एक्टिवेट हो जाएगा तो हार्ट के को जो वेसल्स जाती हैं, आर्टरीज जाती हैं, अगर वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाएगी तो पर्सन को हार्ट अटैक हो जाएगा, वहाँ तो ब्लॉकेज हो गई, ठीक है। तो इसलिए प्लेटलेट का बहुत बड़ा रोल है। और जब भी हम कोई ड्रग रिलीज़ करते हैं तो हम हमेशा ही ये जो एजेंसीज हैं वो ध्यान रखती हैं, ये टेस्ट ज़रूर से करती हैं कि कहीं ये ड्रग जो है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग तो नहीं है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारी दवाइयों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है। हमेशा हम किसी एक डायरेक्शन में सोच के नहीं देते हैं किसी भी पेशेंट को कोई दवाई, हम बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इस बहुत सारे फैक्टर्स इसके ऊपर ध्यान में रख करके हम जब भी कोई भी डॉक्टर दवाई देता है या डायग्नोसिस लिखता है तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके दवाई का कॉम्बिनेशन लिखता है। इसीलिए जब भी कोई डॉक्टर आपको कोई दवाई प्रिस्क्राइब करे तो ऐसा नहीं है कि उसने 4 दवाई प्रिस्क्राइब की तो आप उसमें से केवल 2 ही लो और बाकी 2 को छोड़ दो। जो 4 दवाई का प्रिस्क्रिप्शन है वो एक कॉम्बिनेशन है कि जो दवाई आप खा रहे हो उससे जो हार्म होगा ये बाकी 2 दवाइयाँ उसको ठीक कर देंगी, ठीक है। तो ये एक पूरा कॉम्बिनेशन बना करके डॉक्टर्स आपको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। सो ट्रस्ट योर डॉक्टर्स। Okay, so thank you so much for watching this video. For the next lecture, do join me on the same channel. Thank you so much.